हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं टेंस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो बेसिकली टेंस क्या होता है, ये चीज़ हमें जानना सबसे पहले ज़रूरी है। टेंस हमें हमें जो टेंस है, टेंस हम जब पढ़ते हैं तो हम किस लिए पढ़ते हैं? और हमें सिचुएशन को किसी टाइम के हिसाब से कहना हो, किसी टाइम के हिसाब से कहना हो तो हम उस वक्त टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कल खाना खाया, अब इस बात को मुझे इंग्लिश में अगर अपने किसी टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए कहना है तो मैं उस वक्त टेंस का यूज़ करूँगा और फिर मैं उस बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहूँगा। और कोई अगर इंसान अगर उस लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा, उस लिखे हुए लाइन को पढ़ेगा, तो वो पढ़ के ये पता लगाएगा कि उसे ये पता लगेगा कि वो काम किस समय में हो रहा है। तो बेसिकली टेंस हमारा, कोई टेंस में अगर टेंस को यूज़ करके कोई लाइन लिखते हैं हम, तो वो लाइन ये बताएगा हमें कि किस समय में वो काम हो रहा है। समय के बारे में इंफॉर्मेशन देता है टेंस, और कुछ नहीं। और ये जो टेंस होता है वो समय के हिसाब से ही 3 तरीके के टेंस क्लासिफाइड है इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट जो टाइप होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। जो सेकंड होता है, सेकंड टाइप जो होता है वो हमारा होता है पास्ट पास्ट टेंस होता है, ये रहा हमारा। और इसके बाद जो थर्ड वन होता है, थर्ड टेंस होता है, जो थर्ड टाइप होता है टेंस का, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं समय के हिसाब से। अब इस समय के हिसाब से प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, देखते हैं अभी, ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, और इसी तरह जो फ्यूचर टेंस होगा और जो पास्ट टेंस होगा, हम इन तीनों टेंसेस को फर्दर 4 सब डिवीज़न करते हैं। अब वे 4 सब डिवीज़न किसके बेसिस पे करते हैं? देखो, किसी चीज़ को सब डिवीज़न करने के लिए जब हम सब डिवीज़न करते हैं तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। और बहुत तरीके से क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे बेसिस होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं। हम बहुत सारे समझने के लिए हम बहुत सारे, यानी बहुत अच्छे से समझने के लिए हम बहुत सारी क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी, जिससे हमें बहुत ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए। तो हम समझने के लिए टेंस बहुत बड़ा टॉपिक होता है एक्चुअली, तो उसको समझने के लिए हम उसको क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। तो हमने पहला क्लासिफाई किया समय के हिसाब से, दूसरा क्लासिफाई करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस को हमें क्लासिफाई करना है तो हम जो काम है वो काम किस तरीके से हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, काम जो हो रहा है वो किस कंडीशन में है। क्या वो काम जब हम बोल रहे हैं, जो बात बता रहे हैं उस वक्त वो काम हो रहा है तो उसको सिंपल में कह देंगे। अगर वो बात जब हम बोल रहे हैं तो उस वक्त भी वो काम हो रहा होता है तो उसे कॉन्टिन्यूस में कह देंगे। बताते वक्त वो काम हो चुका होता है, यानी जस्ट हमारे बताने के बाद वो काम हुआ है। जब हमने बताया उससे जस्ट जस्ट पहले, या यानी काम करते वक्त। और जब हम किसी को बता रहे होंगे तो हमारे आंखों के सामने वो काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो काम हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। और वो काम अगर हम बताया, किसी को हमने उस समय बताया तो वो काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होता है। तो वो काम हम किसी को बता रहे होते हैं तो परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन तीन टाइप्स है। और फोर्थ जो टाइप है वो हमारा लास्ट वाला है, उसको समझ लेते हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी कर लेंगे लास्ट कुछ few minutes of this session. In few minutes of this session, we will study about fourth type. अगर थोड़ा सा हम उसके बारे में नॉलेज लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज आगे जाके समझ लेंगे। ये हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेना जरूरी है हमारे लिए। तो वो टेंस जो परफेक्ट है और जो कॉन्टिन्यूस भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमारा कोई टेंस है, वो काम हमारी उसकी श्योरिटी है, यानी हमने कोई काम बताया आपको कि वो काम हो रहा है, तो वो काम पक्का श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि वही काम हो रहा है। हमें पूरा डेफिनेट, हमारी पूरा 100% हम श्योर होते हैं कि वो काम हो रहा है। अब वो काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, इस बात की भी श्योरिटी हमारी। ये मतलब है बेसिकली। अब पर्टिकुलर टेंसेस के हिसाब से वो काम हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है, वो फर्दर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, वो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट टेंस का, इसका पॉजिटिव फॉर्म में देखें तो इसका पॉजिटिव फॉर्म में क्या मतलब होगा? जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, डेली प्रेफर करता हूँ, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगा। दोबारा सुनिए। अगर मैं कोई चीज़ डेली करता हूँ, मेरा कोई हैबिट है, तो मैं उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगा। ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में कहना चाहूँ इस बात को, तो मैं नेगेटिव फॉर्म में भी कह सकता हूँ। ये पॉजिटिव फॉर्म में था, ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो आई डू नॉट प्रेफर माई कॉफ़ी विच इज़ ब्लैक। तो डू नॉट, जो डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और वो मेन वर्ब है। एक्चुअली में यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब है। अगर मुझे क्वेश्चन के फॉर्म में कहना है तो मेन वर्ब को मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करूँगा, और उसके बाद एज इट इज़ लाइन मैं लिख दूंगा। से इज लिसनिंग द म्यूज़िक, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ गया। कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी देखना जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो पॉजिटिव फॉर्म में कह सकते हैं शी इज लिसनिंग द म्यूजिक नाउ। नाउ रिप्रेजेंट ये कह रहा है कि वो काम जिस वक्त बताया जा रहा है, उस काम के बारे में, वो काम उस वक्त भी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट का सिग्निफिकेंस है। अब वो काम उस वक्त ही चल रहा है, तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ये। और इज जो है वो हमारा मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब वो होता है जो हमारा ये बताया है, यानी एक आइडेंटिफिकेशन होता है मेन वर्ब। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यानी वही वर्ब बताएगा कि टेंस कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। अब इसका नेगेटिव फॉर्म में देखें, सी इज नॉट लिसनिंग द म्यूजिक नाउ, वो अभी म्यूजिक लिसन नहीं कर रहा। क्वेश्चन की फॉर्म में देखें तो इज को हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज सी लिसनिंग द म्यूजिक। इसको थोड़ा अच्छा हाईलाइट कर लेते हैं, जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था हमारा सिंपल प्रेजेंट का। चलो इस पे चलते हैं। इज सी लिसनिंग द म्यूजिक नाउ, क्वेश्चन के फॉर्म में इज को सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेशन है, ये हमारा एक वन शॉट के वे में हमने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने एक क्विक वे में सभी टेंसेस के बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, जो आपको फर्दर आगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की स्टडी में हेल्प करेगा। और इस पे बेसिक जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप इसको लेसन करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ अपने प्रीवियस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन अगर ना हो सॉल्व तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू। चलो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो पॉजिटिव फॉर्म में अगर इस टेंस की अगर बात करें तो पॉजिटिव फॉर्म क्या हो सकती है? आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। आई हैव ऑलरेडी मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यानी जो ये वर्ड है ये आपको ये बताएगा कि यह काम आपने
ऑलरेडी फिनिश्ड कर रखा है, यानी वो काम कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। परफेक्ट इसीलिए है ये, प्रेजेंट में तो है क्योंकि हैव आ रहा है। हैव जो ये फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट का मेन वर्ब है, और ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये काम परफेक्टली मीन्स कंप्लीटली फिनिश्ड हुआ है। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होती है। सो दिस इज द example for positive form of the present perfect tense। and after that negative form में चलते हैं। I have not prepared breakfast yet। इसका मतलब कि मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया है, ये बात पक्का श्योर है, ये श्योरिटी देता है ये वाला टेंस हमारा। अब क्वेश्चन के फॉर्म में चले तो क्वेश्चन के फॉर्म में क्या कह सकते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट नाउ। तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं ये पक्का श्योर है, हमने उससे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। हमें हैव को सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट टेंस पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्लासिफिकेशन चलते हैं। 3 क्लासिफिकेशन हमने बताई थी आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सेकंड वन पे चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की कुछ बेसिक बातें समझते हैं हम क्या होता है। सिंपल पास्ट हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई बात बता रहे होते हैं जो काम हो चुका होता है, आई मीन चुका नहीं, जो काम हमारा बीते हुए समय में ख़त्म हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है या हो रहा होता है वो बात अलग है, लेकिन वो काम जो है वो बीते हुए समय में हुआ है, किसी तरीके से हुआ है, वो किस तरीके से हुआ वो बात अलग की है, ठीक है। सिंपल पास्ट में बेसिकली हमारा सिंपल पास्ट ये बताया है कि वो काम बीते हुए समय में हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर पॉजिटिव सेंस में मैं अगर ये कहूँ कि वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, तो हमने जो पिछली रात थी, यानी पिछली रात थी हमने न्यूज़ देखा था। अब ये न्यूज़ देखा था हमने कब देखा था, जब मैंने बोला इस बात को तब नहीं देखा, जब मैंने इस बात को बोला था उससे एक दिन पहले जो हमारी नाइट थी उस नाइट को हमने न्यूज़ देखा था। तो ये पॉजिटिव सेंस में हम इस बात को कह सकते हैं। इसकी नेगेटिव फॉर्म में भी कह सकते हैं इसको। हमें सिर्फ सेकंड जो हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है हमें वो यूज़ करना होता है। डू की सेकंड फॉर्म हमारी डेड होती है, हमें उसको यूज़ करना पड़ता है, तो वी के बाद हमें डेड लगाना होता है। और नेगेटिव फॉर्म में हमें यूज़ करना है तो हमें डेड के बाद नोट भी लगाना पड़ेगा। तो डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, मतलब हमने क्या, आई मीन ही डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने रात को न्यूज़ नहीं देखा, कम नहीं देखा, पिछले रात को न्यूज़ नहीं देखा। डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में कहना है तो हमें डेट को सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद के जो वर्ड्स के अरेंजमेंट है हमें एज इट इज़ रखना है। हमें वर्ड्स को ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना, हमें एज इट इज़ रख देना है उसको। हमें सिर्फ डेड वर्ड है जो हमारा मेन वर्ब है उसको हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है आगे की तरफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और हमें नेगेटिव की फॉर्म में भी कह सकते हैं, हमें सिर्फ डेड के आगे नोट लगाना है, आई मीन डेड के बाद जो हमारा वी है उसके बाद नोट लगा। हम फिर सेंटेंस हमारा कुछ ही ऐसा होगा, मैं लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ लिख देता हूँ, डिड वी नॉट वॉच
न्यूज़, लास्ट नाइट। तो ये एक एग्जांपल है। आपको बेसिकली करना क्या है, ये देखिए, सिर्फ आपको बेसिकली एक काम करना है, और वही काम आपको याद रखना है। आपको हर एक टेंस, अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया मैंने आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपको यही करना है। आपको यहाँ पे जो वी है, हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें जो हमारी अगली लाइन होगी, अगला वर्ड होगा, वो हमारा नोट होगा। फिर उसके बाद एज इट इज़ सारे सेंटेंसेस एज इट इज़ रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। इसी तरह हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबके लिए ये इसी तरह होगा। तो ये चीज़ आप, मैं बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट तक बताऊंगा, उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होगा वो आप इस तरह बना लेंगे। अगर आपको डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हैं मुझे, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स मूव ऑन आवर करंट डिस्कशन। पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस तो जो समय बीत चुका होता है, उस समय में वो काम हो रहा होता है, तब हम उस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस किस तरह करते हैं हम? पॉजिटिव सेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, दे वो स्टडी मैथ्स यस्टरडे। ओके। और नेगेटिव फॉर्म में हम कह सकते हैं, हमें वर जो होता है, वर होता है हमारा पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है। और कॉन्टिन्यूस में स्टडी, स्टडी के बाद आईएनजी फॉर्म, यानी जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पे वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे तो नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगा हमारा ये, दे वर नॉट स्टडी मैथ यस्टरडे। और क्वेश्चन के फॉर्म में लगाना हो तो हमें क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और उसके बाद एज इट इज़ लास्ट में से क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, वर दे स्टडी मैथ यस्टरडे। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अगर हम बोले तो पास्ट परफेक्ट में ये टेंस को यूज़ करने का हमारा मोटिव ये होता है कि हम कोई बात बता रहे होते हैं जो पास्ट में हो चुका होता है, और वो काम परफेक्टली फिनिश्ड है, परफेक्टली हो चुका है, नो डाउट अबाउट डैट इट इज़ completed or not. We have idea, we have information which is absolutely correct, 100% sure कि वो काम पहले ही हो चुका है पास्ट में। अगर फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट होता तो हम पक्का श्योर होता है कि वो फ्यूचर में हो चुका होता है। हम वो भी देखेंगे, वो ओवरव्यू देने के लिए, कि ज़्यादा हमें उस पर ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए। यानी जैसे सिमिलर चीज़ों को हम ज़्यादा रिलेट करके पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है। इसीलिए मैंने उसको एग्जांपल पहले दिया, अभी आया नहीं है लेकिन पहले देने की कोशिश किया मैंने आपको एग्जांपल, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप रिलेट कर सकते, आप सिमिलर चीज़ों को एक साथ माइंड में रख के ज़्यादा समय तक याद रखो। इसीलिए इसको एग्जांपल मैंने पहले दिया। तो चलते हैं इसका पॉजिटिव फॉर्म में। इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो कैसे कहूँगा? आई वेंट देयर, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो मैं वहाँ पे गया था जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, यानी मैंने काम ख़त्म किया, इस बात की मेरी श्योरिटी है कि मैं वहाँ पे तब गया था जब मैंने अपना काम कंप्लीट किया था। तो कोई काम मैंने परफेक्टली कंप्लीट किया था तब मैं वहाँ पे गया था, तो इस बात की श्योरिटी यहाँ पे आ रही है। और यहीं पे अगर मैं कहूँ नेगेटिव फॉर्म में,
तो आई हैड नॉट कम्प्लीटेड द टास्क, इस बात की मेरी पक्की श्योरिटी है कि मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। तो इस बात को रिप्रेजेंट करने की, यानी मैंने काम, मेरी श्योरिटी किस चीज़ की है, नॉट कम्प्लीटेड द टास्क। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे जाने वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आई हैड नॉट कम्प्लीटेड द टास्क, सिंपल। तो मैंने काम ख़त्म नहीं किया था, इस बात की मेरी श्योरिटी। अब श्योरिटी देखो इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। और आपकी, अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में इसको करना है तो हैड यू कम्प्लीटेड द टास्क। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी मन में ये है कि उसने पक्का ख़त्म नहीं किया होगा, तब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको भी मन में श्योरिटी होती है कि उसने पक्का ख़त्म नहीं किया, तो फिर भी वो पूछ रहा है ना। पूछने वाले को श्योरिटी होती है मन में थोड़ी सी, उसको 90% डाउट होता है। 90% डाउट ये होता है कि उसने काम कंप्लीट नहीं किया, और 10% ये होता है कि काम कंप्लीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये बात होती है यहाँ पे, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में लिया जाता है। और जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, जिसको सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। लेट्स चेक मी वीडियो इज रिकॉर्डिंग और नॉट। चलो सही है यहाँ पे सब कुछ। फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर जो हमारा थर्ड कैटेगरी हो जाएगा। फिर इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म पे चलेंगे, जो हर एक टेंसेस के लिए भी होगा। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर पे चलते हैं। तो सिंपल फ्यूचर जैसे कि हमने प्रेजेंट के लिए 4 फॉर्म की थी, पास्ट के लिए 4 फॉर्म की थी, वैसे ही फ्यूचर टेंस के लिए 4 फॉर्म है। पहला है सिंपल, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस, उसके बाद है परफेक्ट, और फोर्थ वन फॉर ईच टेंस वी विल ऑल्सो कवर फॉर फ्यूचर, perfect continuous for past, and perfect continuous for present. But there is also for future perfect continuous. Let me show this. This is that. Okay, let's see that, which is simple future. तो यहाँ पे जो you will marry me, तो ये जो टेंस है ये पॉजिटिव वे में है, यानी यानी हमारी नेगेटिव नहीं है, कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं है कि हमने वो काम नहीं किया, ना करने की सोच नहीं इसमें, वो काम करने की सोच है। तो यू विल मैरी मी, तो तुम मुझसे शादी करोगे, ये ऑर्डर है। ओके, अब ये ऑर्डर जो है वो अभी के लिए नहीं है, और बीते हुए समय में बताने के लिए नहीं है, आने वाले समय के लिए ये ऑर्डर। और यू विल नॉट मैरी मी, ये भी एक ऑर्डर है, लेकिन नेगेटिव वे में, नेगेटिव फॉर्म में, यानी काम को ना करने के फॉर्म में। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, अगर मैंने विल यूज़ किया सबसे पहले, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो चीज़ आपको ऑर्डर दी है, आपको आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑर्डर नहीं दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने विल सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया। और विल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, विल यहाँ पे सबसे पहले जो हमने यूज़ किया है वो हमारा मेन वर्ब है, और मैरी करना हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, विल यू मैरी मी, फुल सेंटेंस हमारा ये। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर आप देखें तो आई विल बी लविंग यू फ्यूचर में है, और वो काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में पक्का हो रहा होगा और कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो काम ख़त्म हो चुका होगा, बिल्कुल नहीं। अब जो काम ख़त्म हो चुका होगा फ्यूचर में, वो एक तरीके से प्रिडिक्शन है, आपकी श्योरिटी है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। द रेन विल हैव स्टॉप बाय टुमारो, पक्का ख़त्म हो चुका होगा, इस बात की श्योरिटी मेरी 100% श्योरिटी है। अगर मेरा ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तब मैं कहूँगा कि द रेन विल हैव स्टॉप बाय टुमारो। और इसके बाद अगर विल नॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, द रेन विल नॉट स्टॉप बाय टुमारो,
विल के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा विल, उसके बाद अगर मैं नॉट यूज़ कर देता हूँ तो ये मेरा नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा कि पक्की मेरी श्योरिटी है कि रेन फिनिश नहीं हुआ होगा। और विल द रेन हैव स्टॉप बाय द टुमारो। अब इसमें मैं 90% श्योर हूँ कि ख़त्म नहीं होगा, फिर भी मैं अपने जो कोई क्लासमेट होगा या कोई सेकंड पर्सन होगा उससे मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या श्योर है कि पक्का ख़त्म होगा नहीं होगा। यानी इसकी बात की श्योरिटी, अगर मैं जिससे पूछूँ वो मेरे को जवाब देगा तो वो भी प्योर श्योरिटी के साथ देगा। यानी 100% श्योरिटी वाले आंसर के लिए अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम विल द रेन है स्टॉप बाय टुमारो, जिसमें हमें 100% श्योरिटी के साथ आंसर मिलेगा। उस टाइप के क्वेश्चन को पूछने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। फ्यूचर में उस टाइप के, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन, किसी से फ्यूचर प्रेडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो उसको इस तरह पूछेंगे। जैसे हमारे पृष्ठ होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उससे हमें क्वेश्चन अगर करना हो कोई फ्यूचर से रिलेटेड तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ आस्किंग, इंटरोगेटिव फॉर्म में पूछते हैं। ओके। और नेगेटिव में पूछना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको विल द रेन हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लगाना है आपके पास, है ना। मेन वर्ब का जो हैव है उसके आगे नॉट लगा देना है, इसके आगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चलो कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर ईच टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के लिए देखते हैं। ओके। और दिस विल बी वेरी इजी because we have already studied about perfect and continuous. These are only the mixture of these two form of tenses. तो ये ज़्यादा टफ नहीं होने वाला आपके लिए। तो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कोई काम पूरी श्योरिटी के साथ हो रहा होता है या कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस है, यानी परफेक्ट अगर आप देखो तो परफेक्ट का मतलब ये होगा ना कि वो काम हो भी चुका होगा या नहीं भी हो चुका होगा, दो श्योरिटी आती है। लेकिन पूरी श्योरिटी के साथ वो हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस में लगा देता तो पक्का श्योर है कि वो काम हो रहा होता है, वो इनकम्प्लीट है, वो काम अभी भी चल रहा है। अगर मैं परफेक्ट लगाया रहता तो इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि वो काम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन वो काम पक्का हो रहा है, इस बात की श्योरिटी पक्की होती है मेरी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एग्जांपल देखो पॉजिटिव सेंस में तो द मैकेनिक्स हैज़ बीन रिपेयरिंग आवर रेफ्रिजरेटर। तो हमारे मैकेनिक्स जो होंगे वो रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। Let me stop this video for checking video is recording properly or not. After then 5 minutes break, I will resume this session. Okay. After then 5 minutes resume this video, we come back again. So move on our present perfect continuous. This the example of this tense is this is the mechanics has been repairing our refrigerator. तो मैकेनिक्स जो है हमारे वो रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे होंगे नहीं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे सेंस भी हम जोड़ सकते हैं। ओके। इसकी जो हिंदी होगी इसको चेक इट आउट करना पड़ेगा अभी पहले। लेट मी चेक इट आउट। फर्स्टली पॉज दिस
सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो हमारा जो हमारा लाइन था, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये जो हमारा लाइन था, जब मैकेनिक्स हैज़ बीन रिपेयरिंग अ रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब ये है कि मैकेनिक्स जब मैकेनिक्स थे जब मैकेनिक्स रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे होंगे, उस वक्त की बात है, ये कह रहे होंगे कि मैकेनिक्स हमारे रेफ्रिजरेटर ठीक कर रहे हैं। मैकेनिक, ठीक है, तो मैकेनिक हमारे रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो बात ये कह रहा है ना, जो बात ये बता रहा होगा, जो बता रहा है इस बात को, वो पक्का श्योर है कि मैकेनिक्स पक्का रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका, है ना, कि यहाँ पे श्योरिटी है पक्की। और वो श्योरिटी किस तरह है कि वो काम पक्का हो रहा होगा, यानी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो काम पक्का हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह की इस तरीके का इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब इसका नेगेटिव फॉर्म में अगर हम कहना चाहो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें हैज़ के बाद नोट सब्सटीट्यूट करना है। हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसका नोट सब्सटीट्यूट करना है। और बीन रिपेयरिंग, बीन जो है हमारा थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी हमारा बीन थर्ड फॉर्म है। और रेफ्रिजरेटर इसके बाद सिंपल है। और इसका हैज़ जो है, हैज़ हमें सबसे पहले रखना है। अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रखना है तो हैज़ को सबसे पहले रखना पड़ेगा। हैज़ द मैकेनिक्स बीन रिपेयरिंग अ रेफ्रिजरेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी क्या बनेगा इसका, क्या मैकेनिक हमारा रेफ्रिजरेटर ठीक कर रहे हैं? ठीक, ये क्वेश्चन है। और ये पक्की श्योरिटी के साथ हमारे जो आंसर हमें जो मिलेगा वो पक्की श्योरिटी के साथ मिलता है। अगर हमें उम्मीद है, हमें क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस तरह इसका यूज़ होता है, किस तरह इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, कि कोई काम पास्ट में ना, पास्ट में यानी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान से सुनिए। पास्ट में कोई चीज़ पक्का हो रहा होता है, यानी हमें पता होता है, क्योंकि हमने हमारे प्रेजेंट के बेसिस पे हम पास्ट की डिसीजन ले सकते हैं। बहुत इजी होता है हमारे लिए अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं उसको। उस टाइम उस सिचुएशन में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, दे हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो इस वक्त का जो संबंध है, यानी वो जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन, उसको देख के किसी बंदे ने ये कहा हुआ कि वो बचपन से ही दोस्त रहे थे, है ना। और यहाँ पे ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक, नेगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस है। अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना होता है तो हमें बेसिकली हैड के बाद नोट को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसका नोट को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है, इसकी हिंदी में बता दूँ, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, तो वह बुक नहीं पढ़ रहे होंगे। होंगे नहीं, वो बुक नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे ही हैड हर डॉटर बीन ईटिंग एनीथिंग ऑल डे, क्या हैड अगर हमारा पहला है तो हम ये कहेंगे, क्या उनकी बेटी कुछ भी खा रही थी सारे दिन। ये क्वेश्चन हो, आई मीन ये इसका क्वेश्चन फॉर्म में इसका हिंदी में मीनिंग होगा। हिंदी में थोड़ा सा जानने से ये होता है कि हम ज़्यादा फैमिली होते हैं, हमारा इंटरेस्ट फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। अदरवाइज़ हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा समझेंगे तो हमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट ये वीडियो सबके लिए बनाना चाहता था मैं, इसीलिए मैं हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ। एनीवे, मूव ऑन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, this was the last division of future tense and last division of the tenses on the basis of time, which was the present, past, and this one is future tense. Okay, after that this will be the end of this session. So look at the first one.
example of this future perfect continuous tense. At 4 o'clock, we will have been waiting you for 1 hour. So 4 o'clock, we will have been waiting for you. तो हम 4 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। हम 4 बजे से एट 4 o'clock 4 बजे को आपका इंतज़ार कर रहे होंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम 4 बजे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्योर प्री श्योर है, यानी सब पहले ही श्योरिटी इस बात की दे रहा है, यानी जो काम हुआ नहीं है उसकी पहली श्योरिटी दे रहा है। तो इसका बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। मेनली हमारा ये दो दो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दो जो टेंसेज है इसकी बेसिकली हमें नीड होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये बेसिकली जो जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, बाद में ज्योतिषी बनते हैं, उनके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल होता है ये टेंस। वो ज़्यादातर इस सब बातों को बोलते हैं, इस टाइप्स की बातों को। तो पॉजिटिव फॉर्म में ये हमारा एग्जांपल हो गया। एट 4 o'clock वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। दे विल नॉट बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म में हो गया। विल के बाद हमें यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नोट सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और आगे आगे बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक, हमारा वही फॉर्मेट रहता है। इसकी हिंदी क्या होगी? वह पिकनिक नहीं जा रहे होंगे, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो वे इट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours। क्या 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 3 घंटे से बारिश हो रही होगी? इसका हिंदी ये बनेगा। हमें क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और उसके बाद का फॉर्मेट हमारा सेम एज इट इज़ रहता है, हमें कोई चेंज नहीं करना होता फॉर्मेट में। विल को अगर हम छोड़ दें विल नॉट को, तो हैव बीन के बाद, बीन के बाद हमारा वो क्या कहते हैं, मेन वर्ब आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब हमारा विल हैव है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा रेनिंग है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा सेशन का एंड है। दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन, एंड if you have a related query from this session, you can ask in comment section, or if you try to ask your doubts, you will learn anything in depth, because you can't learn anything in depth जब तक आप जब तक आप अपने डाउट्स को पूछो ना किसी से। किसी भी चीज़ को आप स्टडी नहीं कर सकते। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इंग्लिश में बोलता हूँ और ये बात समझ नहीं आई तो फिर आप स्किप कर दोगे, तो फिर आपका कभी फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को अगर डाउट को आप पूछोगे, जब तक पूछोगे नहीं कभी भी डेप्थ नॉलेज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको डेप्थ नॉलेज तब तक कोई नहीं बताएगा जब तक आप डेप्थ सोचोगे नहीं। आप आपकी खुद की थिंकिंग जो होगी वो आप ज़्यादा डेप्थ में समझ सकते हो, दूसरे की थिंकिंग नहीं समझ सकते। उनकी थिंकिंग की एबिलिटी दूसरी होती है, आपकी दूसरी है। आप उन चीज़ों को समझ सकते हो जो चीज़ आप सोचते हो अच्छे से। ओके, और अपनी सोची हुई चीज़ों को पूछोगे तभी वो कोई आपको समझाएगा। तो अपने डाउट्स को पूछो। जो मेरे भी टीचिंग स्किल्स तो नहीं कहता, आपको समझाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे समझाने का मौका मिलेगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर योर attention. Okay, I will meet you with I will see you with next upcoming sessions.
थैंक यू वेरी मच।